आज इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि आपने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया तो उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है हमने। वो सारा प्रोसीजर जो आपका रिसर्च का है ना, इट इज एक्चुअली अ प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। क्योंकि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन में एक रिसर्च आइडिया बनाते हैं, फिर आप उसको एक क्रिस्टलाइज करके एक रिसर्च क्वेश्चन के फॉर्म में, एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में लाते हो, जिसको आसानी से प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके, यानी प्रैक्टिकल तरीके से प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके। उस तरीके से आप अपना साइनॉप्सिस लिखते हो, और हम पिछली क्लासेस में वो सारा तरीका स्टडी डिजाइन और साइनॉप्सिस वगैरह का डिस्कस कर चुके। उसके बाद आपका स्टेज आती है कि जब आपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के भी दो स्टेजेस है ना, एक उसकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड देन एग्जामिनिंग द और एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। सो practical part of the project we have been discussing, and today we will discuss the handling of the data which comes from the practical of the project. जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारी मेनली चाहे केस कंट्रोल स्टडी हो, चाहे क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव हो, चाहे कोहॉर्ट हो, चाहे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो, जितने कम से कम मुझे आप लोगों के प्रोजेक्ट्स का पता है, बेसिकली आप दो पॉपुलेशन ग्रुप्स लेके उनके अंदर किसी पैरामीटर को कंपेयर कर रहे हो, और उसके स्टडी डिजाइन डिफरेंट तरीके से हो सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक उसको कवर करेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स. Let's go through these steps in individually. 1. To select a suitable outcome variable. This we have been doing. For example, जितनों के मुझे टॉपिक्स पता हैं, आउटकम वेरिएबल आप लोगों ने डिफाइन किया है, क्योंकि मोस्टली आप क्या कर रहे हो, इंटरवेंशन एंड आउटकम देख रहे हो जो आरसीटीज कर रहे हैं, एक्सपोजर एंड आउटकम देख रहे हो जो कोहॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रुप्स में दो वेरिएबल्स कंपेयर कर रहे हो, तो वो जो वेरिएबल्स हैं वो आपके आउटकम वेरिएबल्स हैं, अगर आप क्रॉस सेक्शनल में दो ग्रुप्स में कंपैरिजंस कर रहे हो। केस कंट्रोल कर रहे हो तो उनके अंदर जो रिस्क आप देखना चाह रहे हो वो आपका आउटकम वेरिएबल। और अभी हम जब अपना साइनॉप्सिस की मीटिंग्स करते रहे हैं तो आप लोगों को पता चला है कि हमने आउटकम वेरिएबल को वेग नहीं रखना, एक मेजरेबल टर्म होनी चाहिए, एक मेजरेबल चीज होनी चाहिए। डिजीज, यस नो, जिसको आप SPSS में डाल सको। अगर आप आउटकम देख रहे हो सपोज COPD का, इट हैज टू बी समथिंग सब्सटैंशियल, जैसे कैट स्कोर, जैसे लंग फंक्शन टेस्टिंग, समथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड हैज यूनिट्स। सो दैट इज अ सूटेबल आउटकम वेरिएबल जिसको आप सिलेक्ट करते हो अपने रिसर्च क्वेश्चन के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन ये भी है, क्या स्टीरॉयड ट्रीटमेंट से COPD बेहतर हो जाती है, तो COPD का बेहतर होना आपका आउटकम वेरिएबल है, लेकिन सूटेबल आउटकम वेरिएबल नहीं है। सूटेबल आउटकम वेरिएबल होगा क्या कैट स्कोर्स इंप्रूव करते हैं, क्या FEV 1% प्रिडिक्टेड इंप्रूव करता है, समथिंग सूटेबल, समथिंग स्पेसिफिक। Then use your research question to define a testable null hypothesis involving this outcome. कि अब आपको पता भी चल गया कि ये मेरा आउटकम वेरिएबल है, ये रिस्क और आउटकम्स का मैं कोई रिसर्च क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ, तो अब आप फॉर्मली हाइपोथेसिस बनाओगे। और वो फॉर्मल हाइपोथेसिस क्या होगा, जैसे आप लोग बना चुके हो, मैं उसकी मिसाल देती हूँ। देयर इज नो डिफरेंस इन rate of exacerbations between patients being given standard treatment alone and those given standard treatment plus X drug. So this is null hypothesis आपने बना लिया, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि why null hypothesis. It has to be because it can be disproven, and by implication alternate hypothesis is always proven. Third, collect appropriate sample data. ये जो आप लोग क्या करते हो, जब भी आपसे कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करो ना, आप सीधा इस पे आ जाते हो कि हाय मैडम, ये पेशेंट्स तो मिलेंगे ही नहीं, इनको मैं कहाँ से पेशेंट्स को आऊंगी, पेशेंट्स फॉलोअप के लिए नहीं। बाद की बात है। अब आप समझ सकते हो ना कि कैसे हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक आपने पहले दो स्टेप्स किए ही ना हो। तो अब हम देखेंगे कि ठीक है, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, ये हमारा रिस्क है, आउटकम है। अब हम सैंपल डेटा कहाँ से लें, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर अब डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसके ऊपर कौन सा स्टेटिस्टिक लगाना है। स्टेटिस्टिक का मतलब कौन सा टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मीन्स लेने हैं कि ग्रुप 1 में की मीन वैल्यू X वेरिएबल की एंड ग्रुप 2 की मीन वैल्यू X वेरिएबल की, तो उनका कंपैरिजन हम किस टेस्ट से करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। या
अगर x इतने % था वेरिएबल ग्रुप ए में और x इतने % वेरिएबल था ग्रुप बी में, तो ये प्रोपोर्शंस हो गए, उनका कंपैरिजन करना है। या अगर हमने कोहॉर्ट बनाई है तो रिस्क रेशियो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें कैलकुलेट करना होगा, अब आप लोगों को पता है। ऑड्स रेशियो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैंने केस कंट्रोल करनी है तो मैंने निकालना है ऑड्स रेशियो। अच्छा, रिमेंबर प्रैक्टिकल लाइफ में ये मेन एनालिसिस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोहॉर्ट बना रहे हो तो आपको पता है कि आपका मेन एनालिसिस रिस्क रेशियोज होंगे। अगर आप केस कंट्रोल स्टडी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका मेन एनालिसिस ऑड्स रेशियो होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बायोमार्कर वाले लेक्चर में बताया कि हम इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं कि बाद में जब हम सेकेंडरीली डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम उसमें और ज्यादा रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं, मजीद उसमें से स्टडीज भी निकाल सकते हैं और उनको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये भी हम तब कर सकते हैं कि जब हमें सारे टाइप्स ऑफ स्टडीज का पता हो। 4. Use a decision rule that will enable to judge whether sample evidence supports or does not support your null hypothesis. अब सपोज डिफरेंस तो आ गया आपके दोनों ग्रुप्स में, प्रोपोर्शंस का या उसका क्या कहते हैं मीन्स का, और आपने पी जो वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। अच्छा, हमारे यहाँ ये क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 4 है ना, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ अज्यूम किया जाता है कि p लेस देन 0.05 ही हम एक्सेप्ट करें, लेकिन दुनिया में जरा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो ग्रांट्स देने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, कई दफा वो चाहती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ग्रांट के लिए अप्लाई करना है, आपके रिजल्ट्स हाईली सिग्निफिकेंट होने चाहिए, यानी वो p लेस देन 0.001 मांगती है। लेकिन हमारे यहाँ हम जो कट ऑफ पॉइंट रखेंगे ना कि अगर हमारी p वैल्यू टेस्ट लगाने के बाद p लेस देन 0.05 आ गई तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस और हम एक्सेप्ट कर लेंगे बाय इम्प्लीकेशन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो 5 में 10 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एविडेंस, और ये p वैल्यू ने हमें बताया स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, वी आइदर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड रिमेंबर कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक किए हैं, अगर आपकी p वैल्यू एंड में 0.05 से कम नहीं भी आती एंड यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इवन देन इट्स अ गुड स्टडी, स्पेशली अगर आपने सैंपल साइज ठीक कैलकुलेट किया है, क्योंकि तब आप दुनिया को बता सकते हो विटामिन एक्स देने से कोई फायदा नहीं, सीओपीडी पेशेंट्स को पैसे ना खर्च करो, ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। या आप दुनिया को बता सकते हो कि ज्यादा टीवी वॉचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया, एटलीस्ट इन पाकिस्तानी चिल्ड्रन, तो इस इशू पे ज्यादा आप तवज्जो ना दें, आप और रिस्क फैक्टर्स देखें। या आप कह सकते हो कि स्किज़ोफ्रेनिया में ये जो सीरम लेवल्स हैं, इस बायोमार्कर हमारी पॉपुलेशन में प्रूव नहीं होता, हमारी पॉपुलेशन में कोई और बायोमार्कर। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि सिर्फ वो रिसर्च अगर तुक्के से p वैल्यू कोई लेस देन 0.05 ही निकाल लेना, दैट इज नॉट अ गुड रिसर्च। आपकी शुरू से डिजाइनिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सारे स्टेप्स अगर ठीक हो, सैंपल साइज ठीक हो और फिर भी आपकी वैल्यू 0.05 से कम निकले, it is still a very good research. It is adding knowledge to the world that no, at least in this set of population, this hypothesis is not correct. This null hypothesis is not rejected. Alternate is not correct. So, are you with me? यस मैडम। अच्छा, पहले पता नहीं क्यों फीलिंग होती थी ये शुरू में रिसर्च में कि जी रिजल्ट हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसे ही आने चाहिए तो रिसर्च अच्छी है, अदरवाइज रिसर्च ठीक नहीं हुई। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो गया कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप नॉलेज ऐड कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए कि जी ऐसे भी नहीं हो सकता। और अब आपको मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस भी आएगा। वो जो डर होता है ना कि क्या पता मेरी रिजल्ट ना ठीक आए, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, यू विल हैव अ वैलिड थीसिस एंड यू माइट नॉट बी एबल टू पब्लिश। ठीक है, पब्लिकेशन जिस पेपर में होगी उसका इम्पैक्ट फैक्टर शायद कम हो जाए क्योंकि एक बायस है इंटरनेशनली, ये माना जाता है कि जर्नल्स वो पेपर्स पब्लिश करना चाहते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अच्छे जर्नल्स वो अच्छी डिजाइन स्टडीज भी पब्लिश करते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ना आए। सो एंड आई थिंक all this knowledge makes research less scary. You agree? जी, agree. I think it makes research less scary. So let's go to the next. अच्छा, अब जो ये कुल असासा है सारी स्टैट का, अब आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं पहले ही आपको ये बता दूं ना तो आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक चीज अपने पास रखो ना
यानी अपने फोन में रखो फॉर क्विक रेफरेंस, वो ये होनी चाहिए। ये टेबल आपको बताती है कि कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन में लगाना है, और अभी हम सब पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप देखो ऊपर है, मेरा कर्सर कहाँ है, सैंपल टी टेस्ट यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। सारे टेस्ट हम, ये किस पे लगता है, कंटिन्यूअस नॉर्मल डाटा पे, यानी कंपैरिजन ऑफ मीन्स पे। और आप में से अक्सर ये लोग कर रहे हो, आप लोगों में से जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे होंगे मीन लेवल्स ऑफ अ सर्टेन बायोमार्कर बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, या मीन लेवल्स ऑफ अ सर्टेन प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर between treatment and placebo, या between exposed and unexposed group of cohort studies। अगर तो बाद में हम टेस्ट कर लें, हमारे पास जब रिजल्ट्स आ जाएं, तो सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी टेस्टिंग करेंगे जो हमने की थी क्लास में, मैं आज रिपीट कराऊंगी शपीरो-विल्क टेस्ट से। अगर नॉर्मल आ जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, तो फिर और ये कंटिन्यूस नॉर्मल वेरिएबल है किसी चीज के लेवल्स, देन वी अप्लाई टू सैंपल टी टेस्ट इफ वी हैव टू ग्रुप्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, यानी ये मैच बिफोर एंड आफ्टर नहीं, इंडिपेंडेंट सैंपल्स। तब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाओ, और इनकी स्टैंडर्ड डिविएशंस मैचिंग होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है ना, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन एक ग्रुप की, और मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे ग्रुप की, इन स्टैंडर्ड डिविएशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन SPSS आपका ये मसला भी हल कर देता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी SPSS की जो आउटपुट टेबल आती है, वो आपको दोनों ऑप्शंस देता है कि अगर आपके स्टैंडर्ड डिविएशंस जिनको स्क्वायर करें तो वेरिएंस की वैल्यू आती है, अगर ये डिफरेंट है तो ये पी वैल्यू है, अगर ये करीब करीब है तो ये पी वैल्यू है, और आप अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी की पी वैल्यू इसमें से देख सकते हैं। सो SPSS एक्चुअली मेक्स दिस इजी फॉर अस। सेकेंड इज पेयर्ड टी टेस्ट। तो आप में से करेगा जो भी प्लेसिबो ट्रीटमेंट, एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड ग्रुप और क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव के दो को कंबाइन करता है और उनका कंपेयर और उनका डाटा नॉर्मल आ रहा है। अब पेयर्ड टी टेस्ट लगाएगा, वो कब लगाएगा, डाटा इसके लिए भी कंटिन्यूस नॉर्मल होना चाहिए, यानी कोई लेवल्स होने चाहिए और मीन्स होने चाहिए उनके, लेकिन ये मैच्ड ग्रुप्स होंगे। अब याद रखो मैच ग्रुप्स दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये मैचिंग हो सकती है कि जैसे बिफोर एंड आफ्टर, परफेक्ट मैचिंग, क्योंकि वो वही इंसान है जिसको आप बिफोर एंड आफ्टर दे रहे हो, तो उसकी हर चीज तो मैच कर जाएगी। या आप ऐसी केस कंट्रोल स्टडी जिसमें 1-to-1 मैचिंग करो। मैंने शायद आपको जिक्र किया था कि केस कंट्रोल स्टडीज में दो किस्म की मैचिंग है। एक किस्म की मैचिंग तो ये होती है कि आपने ओवरऑल पूरे सारे केसेस की एज निकाली, मीन एज, और ओवरऑल सारे कंट्रोल्स की एज निकाली, और उन दो मीन्स में देखा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग। इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट मैचिंग होती है 1-to-1 मैचिंग, यानी पहले आपने केस रिक्रूट किया, जैसे आपका है, आपने COPD का केस रिक्रूट किया, उसकी एज सर्टन थी, वो 20s में था, 40s में था सपोज, 80 पैक ईयर्स ऑफ स्मोकिंग थी और मेल था। अब आप इसके बाद इसी तरह का कंट्रोल लोगे जो 40s में होगा, स्मोकिंग उसकी इतनी ही होगी, 80 पैक ईयर्स, और वो मेल होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह आप हर केस को जब रिक्रूट करके उसके साथ एग्जैक्ट मैच्ड कंट्रोल्स रिक्रूट करते हो, तो ये 1-to-1 मैचिंग। शुड आई गो? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपने मीन्स भी ले लिया, आप सबके इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, और आपने, लेकिन जब आपने उनका नॉर्मेलिटी टेस्ट किया तो आपने कहा कि ये नॉर्मल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, स्क्यूड है। that case you will compare the two groups by Mann-Whitney U test, ठीक है। Mann-Whitney U टेस्ट भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मीडियंस को कंपेयर करता है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट में कर चुके हैं और नेक्स्ट कमिंग वीक में आपको सारा रिवाइज कराऊंगी कि मीन्स हम लेते हैं कंटिन्यूअस नॉर्मल डाटा, मीडियंस हम लेते हैं या ऑर्डिनल डाटा के लिए या स्क्यूड डाटा के लिए। तो अगर आपके जो दो ग्रुप्स हैं, आप सब जो कर रहे हो लेवल्स, वो नॉर्मल डाटा नहीं निकलता, वन या बोथ ग्रुप्स, तो आपने उनके अंदर लगाना है Mann-Whitney U टेस्ट।
और एक और सिचुएशन है ऑर्डिनल डाटा, जैसे अगर आप स्कोर्स कर रहे हो, जैसे कैट स्कोर जो है COPD के, या एपकार स्कोर था, या कॉमा स्केल था, ये सारे नंबर्स तो हैं, लेकिन हमें पता है कि ये ग्रेड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। तो उस मीडियन, उनके मीडियंस निकाले जाते हैं और उन मीडियंस को कंपेयर किया जाता है मैन विटनी यू टेस्ट से। अगेन ग्रुप्स में होता है, और ये भी इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं। अगर ये पेयर्ड सैंपल्स होंगे बाकी, तो ये विल्कॉक्सन टेस्ट लगेगा। ये मैंने नीचे जिसको अंडरलाइन कर रही हूँ थोड़ा आगे करके, ये भी बिल्कुल मैन विटनी यू टेस्ट की तरह है। आपका मीडियंस हो, कंटिन्यूस डाटा हो जो नॉर्मल ना हो, या आपका ऑर्डिनल डाटा हो। इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे तो मैन विटनी, पेयर्ड सैंपल्स होंगे तो विल्कॉक्सन टेस्ट। अच्छा, अभी तक तो हम चल रहे थे 2 ग्रुप्स में। अब हम सब देखते हैं कि 2 से ज्यादा ग्रुप्स भी हो सकते हैं। आप में से कोई बहुत ज्यादा फील कर रहा हो एडवेंचरस, और वो ट्रीटमेंट और कंट्रोल, प्लेसिबो और ट्रीटमेंट के साथ एक और ट्रीटमेंट को भी कंपेयर करना चाहते हैं। अभी तक तो आई डोंट नो इफ एनीबडी ऑफ यू इज डूइंग इट, लेकिन इफ यू आर, या कोई केस कंट्रोल तो 2 ही होते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में भी 2 से 3 ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहा हो, या 3 से भी ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहा हो, उसके कौन से टेस्ट होते हैं? एक आप टेस्ट में एनोवा, विच इज सिंपली कि जब टी टेस्ट लगाने वाली सिचुएशन हो और 2 से ज्यादा ग्रुप्स हो तो आपने एनोवा लगाना। ये हम लगा के देखेंगे। जो मैंने आपको सैंपल डाटा भेजा है उसमें मैंने 3 ग्रुप्स बनाए ताकि ये सब टेस्ट हम उसके अंदर शो कर सकें। फिर अगर आपका जो 2 से ज्यादा ग्रुप्स हों लेकिन स्क्यूड डाटा हो या मीडियंस हो, तो फिर आपका क्रुस्कॉल वैलिस टेस्ट लगेगा, यानी मैन विटनी की जगह क्रुस्कॉल वैलिस टेस्ट लगेगा अगर 2 से ज्यादा ग्रुप्स। ये सब तो था जब आपके पास वैल्यूज आ रही हैं किसी चीज के लेवल्स की या स्कोर्स की। अब अगर हम फ्रीक्वेंसीज पे आए, आप में से कई लोग फ्रीक्वेंसीज भी कर रहे हैं, उसकी मिसाल मैं देती हूँ। जो केस कंट्रोल कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइनर अलील इन डिजीज एंड नॉन डिजीज कर रहे हैं। आप इट अप्लाई करते हो काई स्क्वायर फॉर मोर देन 2 फ्रीक्वेंसीज। और काइस के 2 ग्रुप्स में भी तो हो जाता है। हाँ, 2 ग्रुप्स में, 2 या 2 से ग्रुप्स, जहाँ पे 2 और मोर मुझे करना चाहिए। इन दोनों ग्रुप्स पे आप लगा सकते हो फिशर एग्जैक्ट भी और काई स्क्वायर। लेकिन एक सिचुएशन है जिसमें हम काई स्क्वायर नहीं लगा सकते, और वो कौन सी सिचुएशन है? एक चीज इसके अंदर होती है, एक क्लिक ऑफ द बटन से आपको पता चल जाती है। SPSS में मैं आपको दिखाऊंगी, मैनुअली कैलकुलेट सीखने की जरूरत नहीं है आपको। SPSS आपको कई दफा एक, जब आप काई स्क्वायर लगाओ तो नीचे एक जुमला आता है, हम अभी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5। अगर SPSS आपको रिपोर्ट करे कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5, तो इसका मतलब कि ये काई स्क्वायर वैलिड नहीं है, तब आपको फिशर एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा। और कि अगर यही ग्रुप्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मैच्ड हैं, इसमें आपके एग्जैक्टली मैच्ड ग्रुप्स हैं, और उसका जो इक्विवेलेंट है काई स्क्वायर का वो है मैकनीमर्स टेस्ट, जो हम इसके अंदर लगाते हैं।